नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 10वीं के लिए आज हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होने वाला है। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी का 80 नंबर का रहने वाला है और टाइम दे सकते 3 घंटे 15 मिनट। तो सबसे पहला है खंड अ। इसमें क्या दिया होगा आपको, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देने हैं। तो ये पूरा गद्यांश रहा, इसको पढ़ना है। फिर ये प्रश्न दिए हुए हैं, इनका उत्तर है वो देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हो, बहुत ही आसान है। बाकी मैं इस क्वेश्चन को लास्ट में करूंगा क्योंकि इसमें बहुत ही टाइम लगेगा, है ना। और अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देने, इस काव्यांश को पढ़ना है और फिर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे मैं आपको लास्ट में करूंगा, सबसे लास्ट में करूंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। जो सरल क्वेश्चन है ना, मतलब ये रिक्त स्थान वाले पूर्ति वाले, यहाँ से हम स्टार्ट है वो करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्तियां करें। सर्वनाम प्रकार के होते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, बहुत ही नॉर्मल है वो जानकारी होती है। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दोगे 6। ठीक है, अब है नेक्स्ट है आपका, जिस शब्द का प्रयोग के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। किसका प्रयोग, किसके स्थान पर। ठीक है, तो जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर है वो किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो बिल्कुल आपका संज्ञा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद माने जाते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर तो कितने माने जाते हैं, 2 भेद हैं वो माने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट है आपका, 2 या 2 से अधिक शब्दों पदों के परस्पर संयोग को कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 या 2 से अधिक जो भी शब्द हैं उसका संयोग बन जाता है, मतलब जुड़ जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समास है वो कहते हैं। क्या कहते हैं, समास। ठीक है, ये समास की परिभाषा है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सभी की परिभाषा आपको याद कर लेनी है क्योंकि इनमें से आपका 2 से 3 क्वेश्चन है, इसमें 100% है वो पूछे जाएंगे, ये परिभाषा से रिलेटेड है ना। परिभाषा आपको याद करना लेना है। 100% गारंटी से साथ कह सकता हूँ कि आपका इससे संबंधित है 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परिभाषा, जो भी व्याकरण में परिभाषा आती है ना, संज्ञा हो, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, जो भी परिभाषा है आपकी क्रिया की, ठीक है, ये सभी रट लेनी है, संधि की, सर्वनाम की। तो आगे क्वेश्चन है, हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप ही है। ठीक है, तो किसका रूप है, तो धातु। ठीक है, किसका रूप है, धातु का ही रूप है। जो क्रिया होती है ना, हिंदी में तो क्या होती है, क्रिया होती है, और संस्कृत में आपको पता है धातु होती है ना, वो लट लकार लंग लकार में हम प्रयोग करते हैं, पटती पटत पटनती। ठीक है, तो अब है नेक्स्ट है आपका छठा है, संस्कृत में कुल उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, प्र, प्रा, अप, सम, निस, तो ये कितने उपसर्ग होते हैं, तो 22 उपसर्ग हैं, आपको याद होने चाहिए। तो 22 उपसर्ग होते हैं। ये सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त हैं वो होते हैं। ठीक है, हिंदी में ऐसे होता है किसके साथ, तत्सम शब्दों के साथ। ठीक है, और संस्कृत में 22 होते हैं और हिंदी में बहुत ही सारे होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित अतिलघुत्तम प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में लिखे। कितने शब्दों में, 20 शब्दों में। जैसा कि मैंने बताया था कि परिभाषा से रिलेटेड आपको 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्यय की परिभाषा लिखनी है, उपसर्ग की परिभाषा है ना। अविकारी पद हैं वो किससे कहते हैं, पहले आपका जो क्वेश्चन है अविकारी जो कि क्या कहते हैं, पद। ठीक है, तो जिस शब्द में क्या होता है, लिंग, जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी या अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, अवयव। ठीक है, तो उन्हें अवयव भी कह सकते हो आप। तो वापस सुन लीजिएगा, जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी या अवयव कहते हैं। ठीक है, ये होगी। अगला क्वेश्चन आपका, प्रत्यय की परिभाषा लिखनी है। तो वे शब्द जो किसी मूल के अंत में लगकर उसके अर्थ में क्या कहते हैं, परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। मतलब अंत में लगते हैं। और उपसर्ग कहाँ पर लगते हैं, मतलब पूर्व में ही लग जाते हैं। उपसर्ग तो पूर्व में लगते हैं ना, जैसे प्र है, अप है, ठीक है, अनु है। ठीक है, ये उपसर्ग है ना पूर्व में लग जाता है। जैसे आपका ना वो इत है ना, लास्ट में इत लगता है ना, तो वो है ना आपका प्रत्यय होता है। ठीक है, चक्कर में पढ़ना, मोहरे का अर्थ लिखिए। चक्कर में पढ़ना, चक्कर में पढ़ना मतलब किसी काम में लगना। क्या हो जाएगा, किसी काम में लगना, इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है कौन सा है, ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग लिखिए। ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, तो अभी आपको पता है राजस्थान प्रदेश में 20 लाख बेरोजगार हैं। कितने लाख हैं, 20 लाख बेरोजगार हैं और सरकार 5000 पदों पर भर्ती निकाले। कितने पदों पर, 5000। तो ये काम तो ऊंट के मुंह में जीरा है, मतलब ऊंट के मुंह में तो जीरा डालने जैसे ही है ना,
20 लाख बेरोजगार हैं, 20 लाख बाकी 5,000 निकाल दोगे तो कितने बचेंगे, ठीक है। तो वो है ना सब भी बेरोजगारी होंगे, तो इसलिए आपका ऊँट के मुंह में जीरो लोकोक्ति का प्रयोग है वो इसमें हो गई एक तरह से, है ना। अब नेक्स्ट है बदंत आनंद कौशलेयन लेखक ने किन मनोभावों को मानव संस्कृति का जनक है वो माना है। तो इसमें लिख दोगे कि लेखक ने भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेपस्सा और त्याग को मानव संस्कृति का जनक माना है, ठीक है। अगला है लेखक ने खीरा खाने के लिए क्यों मना किया है। तो लेखक ने देखा कि नवाब सिर्फ औपचारिकता निभाने तथा कोरा शिष्टाचार हेतु खाना को पूछना इसलिए मना है वो किया। अगला क्वेश्चन आपका, नागार्जुन अपनी मातृभाषा मैथिली में किस नाम से कविता है वो लिखते थे, ठीक है। तो उसका नाम है बताना, तो वो किस उपनाम से, यात्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कन्यादान कविता का वर्ण्य विषय है वो क्या है, ठीक है। तो कन्यादान जो कि आपकी कविता है उसमें क्या है, कन्यादान में बेटी के विवाह का वर्णन है। किसका वर्णन है, बेटी के विवाह का वर्णन है, और माँ अपनी बेटी को विदा करते हुए सीख देती है, ठीक है। तो क्या क्या सीख देती है वो भी आपको याद रखना है कि पहले आपको लिख दोगे कि अपनी सुंदरता और कोमलता पर आत्ममोहित मत होना। दूसरा लिख दोगे आग का प्रयोग रोटी सेकने के लिए करना, जलने के लिए नहीं। वस्त्र आभूषणों के भ्रम में मत पड़ना। लड़की बनी रहना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, ठीक है। तो ये आपको है कन्यादान कविता में जो कि ये सीख भी देती है, ये भी आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है संगीतकार की किस भावना को मनुष्यता है वो कहा गया है। तो वो लिखना आप पाठ के आधार पर है वो आराम से लिख सकते हो। अगला है नौबत खाने में इबादत से क्या तात्पर्य है। तो नौबत खाना प्रवेश द्वार पर मंगल ध्वनि सहनाई द्वारा बजाए जाने वाले स्थान को कहते हैं। किसे कहते हैं, प्रवेश द्वार पर जो मंगल ध्वनि बजाई जाती है ना, और सहनाई द्वारा बजाए जाने वाला स्थान को कहते हैं, ठीक है। सहनाई वादन के साथ ईश्वर की प्रार्थना अर्चना करना इबादत कहलाती है। इसी प्रकार अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अज्ञेय जी के अनुसार अनुभूति है वो किसे कहा जाता है। तो लेखक के अनुसार जब किसी के मन में संवेदना और कल्पना के आधार पर कोई घटना प्रत्यक्ष रूप से साकार हो उठती है उस स्थिति को अनुभूति कहते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। जॉर्ज पंचम की नागपाठ के आधार पर बताई कि उस दिनों के अखबार में कौन अखबारों में गौर करने की बात है वो क्या थी, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना, लाइन है वो लिखी हुई है ना। तो क्या बात थी, तो सभी अखबार खाली थे, कहीं किसी का फोटो नहीं छपा, किसी उद्घाटन की खबर नहीं छपी तथा किसी को मान पत्र भेंट नहीं किया गया। तो ये गौर करने की बात है वो थी, ठीक है। तो आराम से इसमें भी लिख सकते हो। अगला है खंड ब है आपका आ चुका है। प्रश्न संख्या 4 से 16 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर सीमा 45 शब्द है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है प्रश्न संख्या 4 है, कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग्य नाक शब्द पर केंद्रित क्या उक्त कथन को पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसका आंसर भी बता रहा हूँ। इंग्लैंड की रानी थी, रानी के आगमन मतलब रानी आई दिल्ली पर, ठीक है, और सज समझकर तैयार भी, परंतु जॉर्ज की नाक क्या थी, गायब थी, ठीक है। मतलब लेखक इसमें क्या कहना चाहता है, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं कि दिल्ली में सरकारी शान शौकत को पूरी थी, किंतु शासकों ने आत्मसम्मान की भावना का पूरी तरह अभाव था। जॉर्ज की मूर्ति को नाग लगाने के प्रयास में वे भारत की शान को मिट्टी में मिला रहे थे, देश की नाक कटवा रहे थे। अतः लेखक ने नाक को अपने व्यंग्य का विषय बताया है, ठीक है, इसमें लिख सकते हो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार आगे चलते हैं, देख सकते हो। प्रश्न संख्या 5 है आपका, शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सजगता को रचना करने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। माता का अंचल पाठ के आधार पर कथन की सत्यता को स्पष्ट किया है, करना है तो स्पष्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, लेखक की अनुभूति अपने शब्दों में लिखनी है। अगला है, पद किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ये आपका व्याकरण का क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूँ। तो पद तो आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका होता है विकारी और एक होता है अविकारी, ठीक है, हो गया। और पद किसे कहते हैं, तो व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता जिस शब्द को प्रदान की जाती है उसे पद कहते हैं। वापस सुन लीजिएगा कि वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता जिस शब्द को प्रदान की जाती है उसे पद कहते हैं। सिंपल सी है, याद रख लोगे। अगला क्वेश्चन आपका, दंतुरिन
कान पाषाण हृदय को पिघलाकर जल बना लेती हैं। कथन की सत्यता अथवा असत्यता को तर्क के आधार पर स्पष्ट करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कर लोगे। नेक्स्ट है आपका नेताजी का चश्मा एक प्रेरणादायक कहानी है, पाठ के आधार पर सिद्ध है वो करना है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो आप आराम से। हिंदी का है, हिंदी में आप आराम से वो कर सकते हो। ठीक है, मैं ग्रामर वाले जो भी व्याकरण वाले क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ। ठीक है, और क्या आगे प्रश्न के दस है, महाकवि देव के ने बसंत का बालक के रूप में जो वर्णन किया उसी अपने शब्दों में वो लिखना है। ठीक है, लिख दोगे ना। ठीक है, अगला है कन्यादान कविता में मां ने बेटी को क्या सीख दी। तो क्या सीख दी मैंने आपको बता दिया, वस्त्र आभूषण के भर में मत पड़ना, लड़की बनी रहना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, सुंदरता का मतलब आत्ममोहित मत होना। ठीक है, आग का प्रयोग रोटी सेकने के लिए करना, जलने के लिए नहीं, है ना, ये मैंने बता दिया अभी। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न के बारे में, आज का आदमी भावनाओं से जुड़ने की बजाय औपचारिकता निभाने में विश्वास करता है। कथ्य को लखनवी अंदाज कहानी के आधार पर स्पष्ट है वो करना है। ठीक है, और उसके बाद प्रश्न के तरह आप कैसे कह सकते हैं फादर कामिल बुल्के को हिंदी से बहुत प्रेम था, स्पष्ट है वो करना है। ठीक है, तो कैसे कह सकते हैं, तो इसमें आप आराम से लिख देते हैं, उन्होंने बाइबल और बलू बर्ड नामक नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। इससे पहले उन्होंने इलाहाबाद में हिंदी में एमए किया। तत्पश्चात उन्होंने प्रयोग विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध लिखा। मतलब ये सब कुछ हिंदी में बहुत ही इंटरेस्ट था, हिंदी में एमए किया है ना, तो आप इसमें आराम से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या 14 है, मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा किस प्रकार व्यक्त करते थे। ठीक है, वो लिख दोगे आप। अगला है आपका नेक्स्ट इसी प्रकार, देव का जीवन परिचय एवं कर्तव्य संक्षेप में लिखना है। ठीक है, तो देव का हमारा जीवन परिचय मतलब 2 कवि के परिचय आएंगे आपका। ठीक है, तो इसमें लिख दोगे आप आराम से, देव का जन्म पहले बात हो कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है ना, क्या नाम था, देवदत्त द्विवेदी है वो था इनका पूरा नाम देव का। ठीक है, और बात करें हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवि देव का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इटावा में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, इटावा में। ठीक है, कब हुआ था, तो 1673 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और नाम मैंने बता दिया देवदत्त द्विवेदी था। इस प्रकार आपको इसमें लिख देना है। ठीक है, और अब और बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो देव के काव्य ग्रंथों की संख्या कुछ विद्वान तो कितना मान रहे हैं, 52 मान रहे हैं, और कुछ 72 मान रहे हैं, और कुछ ने कितने स्वीकार किए, 25 ही स्वीकार हैं वो किए। ठीक है, ये मान रहे हैं। और क्या याद रख लोगे, इनकी जो भी रचनाएं आप रख दोगे, रस विलास है, भाव विलास है। ठीक है, और काव्य रसायन है वो भी लिख दोगे। ठीक है, ये रचनाएं ऊपर होंगी इनकी, और इस प्रकार आप इसमें आराम से लिख सकते हो। देव बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने भी इसका आंसर बता दिया। मन्नू भंडारी का जीवन परिचय कर्तृत्व संक्षेप में है वो लिखना है। ठीक है, तो इसमें भी आप लिख दोगे, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1931 में हुआ था, भानपुरा गाँव। कहाँ, कौन सा गाँव, भानपुरा गाँव। ठीक है, और जिला कौन सा है, मंदसौर। ठीक है, और राज्य है आपका मध्य प्रदेश, जैसे कि मैंने बता दिया। ठीक है, इस प्रकार इसमें भी लिख दोगे। ठीक है, और इनका उपन्यास है एक आपका बंटी महाभोज, इनके जो भी उपन्यास है वो लिख दोगे। ठीक है, अब है नेक्स्ट है खंड स, निम्नलिखित पट्टी तक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, इस जो गद्यांश दे इसको पढ़ना है और इसका मतलब विस्तार से इसको समझाना है। ठीक है, तो आप ये तो क्वेश्चन आराम से कर दोगे, इससे सरल है, कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं है वो हो सकता है। ठीक है, अब है इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, मतलब ये चाहो तो आप ये करो। ठीक है, इसको पढ़कर बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन धोखा गया। ठीक है, ये मतलब ये करो चाहे या फिर ये करो। ठीक है, फादर बुल्के से समझते हैं, जो कि सन्यासी हैं वो थे, कभी कभी लगता है वो मन से सन्यासी नहीं थे। ये बहुत ही आसान है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो इनमें से दोनों में से कोई भी कर सकते हो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित पट्टी तक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी। सबसे पहले कौन से पार्ट्स हैं वो लिए गए हैं, किताब का नाम लिखना है। ठीक है, और जो भी कवि हैं लेखक हैं वो उनका नाम भी है लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको व्याख्याएं लिखनी है, और व्याख्या में आप कर लोगे जो भी इसकी व्याख्या है, और उसके बाद विशेष है वो लिख दोगे। विशेष में कौन सा अलंकार है, कौन सा कहाँ पर किसके बारे में वर्णन किया गया तो वो लिख दोगे, है ना। तो ये आपका पद्यांश है वो, रियरा माने का पानी में जाकर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटे सेकने के लिए जलने के लिए नहीं, मतलब जो अभी कन्यादान है पाठ से वो लिए गए, अभी आपको पता है ना, कन्यादान पाठ से लिए गए हैं। ठीक है, इसके लेखक कौन है वो बता देना। और अथवा में आप ये लिख सकते हो, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना,
जीवन में सुरंग सुधियाँ सुहावनी, इसके बारे में आप आराम से कर सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा मैंने बता दी इसके बारे में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक और क्वेश्चन है पीछे रह गए शायद, है ना, ये रहा। छाया मत छूना कविता के कवि ने मानव की किन वृत्तियों को जीवन के लिए दुखदायी है वो मानना है, वो है ना आपको पाठ के आधार पर स्पष्ट है वो करना। 3 नंबर का क्वेश्चन है, या फिर आपको पूर्वाल नहीं आता तो आइए कर सकते हो, है ना, आप आराम से, है ना। नायक की सफलता में अनेक लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संगतकार पाठ के आधार पर इस कथन के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार हैं वो जो भी लिखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या 20 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचय है वो कैसे हैं वो लिखना। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। अगला है आपका अथवा में, ये आप ऊपर वाला नहीं आता, ये वाला कर सकते हो क्योंकि अथवा दिया हुआ है, और अथवा के आगे आपको जो भी प्रश्न आता है वो कर लेना। नौबत खाने में इबादत पाठ में बिस्मिल्लाह खान से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, जो भी प्रेरणा लिखती है, जो भी आपने सीखा बिस्मिल्लाह खान से वो आप लिख दोगे। खंड 2 आ चुका, निम्नलिखित विषय में किसी एक पर 300-350 शब्दों में सारंगवृत निबंध लिखना है। समाचार पत्रों का महत्व, इस पर आप निबंध लिख दोगे, ठीक है, लिख दोगे ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 22 है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानगढ़ का छात्र दीपक कुमार मानकर अपने छोटे भाई पवन कुमार को जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रथम आने पर उसकी सफलता पर प्रोत्साहित करते हुए एक बधाई पत्र है वो लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, और आंसर भी मैंने इसमें साथ ही लिख दिया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानगढ़ लिखना है, दिनांक ये लिख दोगे आप, ठीक है, जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है। और प्रिय पवन सदा प्रसन्न रहो। और उसके बाद है, आज तुम्हारा पत्र पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि अलवर जिले की जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में तुम प्रथम स्थान आई हो, यह हम सब के लिए अत्यंत गौरव की बात है। पिताजी और माता जी तो अत्यंत ही खुश हैं, मतलब बहुत ही खुश हैं आपको, मतलब जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर, ठीक है। उन्होंने कल इस उपलक्ष्य में अपने मित्रों और रिश्तेदारों को बुलाकर एक शानदार पार्टी दी थी। मैं रघुनाथ के हाथ तुम्हारे लिए एक अच्छी क्रीड़ा घड़ी भेज रहा हूँ। पिताजी माताजी आशीर्वाद प्रेषित कर रहे हैं। पड़ोस में रहने वाले समाज का पूरा परिवार तुम्हें इस शानदार सफलता पर क्या दे रहा है, बधाई दे रहे हैं। ईश्वर करे तुम अपने जीवन के अन्य प्रतियोगिताओं को मैं भी इसी प्रकार सफलता प्राप्त करूँ, ठीक है, ये लिख दोगे। उसके बाद आप लिख दोगे शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा भाई दीपक कुमार। अथवा में आप ये भी कर सकते हो, कौन सा प्रश्न है ये देख सकते हो। जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राजकीय माध्यमिक विद्यालय लालगढ़ बीकानेर में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यालय पत्र हैं वो भेजना, ठीक है। तो ये पत्र हैं भेज सकते हो, पूरा पढ़ लेना, ठीक है। विषय आपको ये रखना है और इसके बारे में लिख देना, ठीक है, पूरा पढ़ लेना। अब वीडियो क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, क्योंकि बाकी भी हमें क्वेश्चन करने, गद्यांश वाला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 23 है, आपके शहर में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहा है, इसके लिए 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन है वो लिखना है। तो विज्ञापन किस प्रकार लिखना आपको देख सकते हो। सबसे पहले लिख देना महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 1 अगस्त को क्या होगा, इसका उद्घाटन अभी होगा। और विश्व पुस्तक मेला 1 से 7 जनवरी 2022। और फिर खेल मैदान लिख देना, फिर विशेषता जो भी हैं वो लिख देनी है। जैसे पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी देशों के प्रकाशकों का पहली बार आगमन होगा, इसमें पुस्तकों की खरीद पर 20 से 30% छूट होगी। पुस्तक अन्य रूप में भी उपलब्ध होगी। नए प्रकाशकों को व्यापार बढ़ाने के लिए उपयुक्त मौके उपलब्ध। आयोजक भारत सरकार संपर्क, या फिर अथवा में आप ये वाला भी क्वेश्चन है वो कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, विद्यालय में वार्षिक के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं की प्रदर्शनी के प्रकार हेतु लगभग 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन है वो लिखना है, ठीक है। तो विज्ञापन लिखना है मतलब बुलाने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या आया, जरूर आइए, जरूर देखिए, आपके अपने बच्चों के हाथों का कमाल हस्तकला की वस्तुएं हैं, ये होगी आपकी विशेषता बता देनी है। और ऐसा मौका ना चूक जाइए। स्थान दस्तान मैदान कोटा, दिनांक 10 नवंबर से 18 नवंबर 2022। मतलब ये आपको जो भी लिखना चाहो जितना लिख सको लिख सक देना, और विशेषताएं लिख देनी है। सुंदर आकर्षक मनभावन डिजाइनें होगी, सस्ती और मजबूत प्राकृतिक वस्तुओं से बनी होगी, ठीक है। तो ये हस्तकला की वस्तुओं के बारे में आप इतना आया लिख दोगे। उसके बाद एक गद्यांश वाला क्वेश्चन है वो रह गया है, गद्यांश और पद्यांश वाला वो कर लेते हैं ना। पहला क्वेश्चन है ये लास्ट करवा देते हैं हम, एक पहला है और एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं, एक बार गद्यांश को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो गद्यांश को आप पढ़ लेना, ये आप पूरा गद्यांश रोक रोक कर पढ़ लेना। उसके बाद उत्तर देना है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है, ठीक है। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है वो क्या दे सकते हो, ठीक है। पहले में ऑप्शन है वो दिया हुआ है, संकल्प का धन
धन का महत्व, कर्मकर्ता, बीज की कथा, तो बिल्कुल आपका ओ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। संकल्प का धन, संकल्प के धन के बारे में बताए हैं। जिस प्रकार बीज के उगने और बढ़ने के लिए मौसम विशेष नहीं, अपेक्षित परिस्थितियों का निर्माण जरूरी है, इसी प्रकार किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए बाहरी परिस्थितियां नहीं, मन की सकारात्मक वृत्ति अनिवार्य है। मतलब यहीं का दिया होगा, आप पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा संकल्प का धन। उसके बाद है जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए आवश्यक है, मन और मौसम, मन अनुकूल परिस्थितियां हैं, फिर मौसम, तो बिल्कुल आपका मन है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए क्या आवश्यक है, मन है वो आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका तीसरा है, कार्य में सफलता के लिए अनिवार्य क्या है, परिस्थितियां, लोगों की सहायता, सकारात्मक वृत्ति या फिर पर्याप्त ज्ञान। ये तो आप सभी को पता है, सकारात्मक वृत्ति। ठीक है, तो 100 ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसको पढ़ोगे ना आपको पूरा पता चल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, इसको पढ़ लेना। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पढ़ लेना एक बार। अब है नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न कौन सा है, बीज को उगने और बढ़ने के लिए क्या आवश्यक है, मतलब अपेक्षित परिस्थितियां, मौसम विशेष, किसान का कुशल होना, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपेक्षित परिस्थितियां हो जाएगी राइट आंसर, ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला हमारी सकारात्मक वृत्ति है, साहस, विवेक, बुद्धि या फिर संकल्प। ठीक है, तो बिल्कुल आपका संकल्प के बारे में आता है, तो संकल्प राइट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना। इस जो ये अभी आपको काव्यांश दिया इसको पढ़ना है, एक बार वीडियो को रोक कर पढ़ लेना। ठीक है, मैंने तो पढ़ लिया इसका। नेक्स्ट आपका छठा है, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है, हरिदास का समर्पण भाव, दीपक का जीवन, तुलसी का काव्य, भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका हरिदास का समर्पण भाव है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अगला है, हरिदास जी ने भगवान को चंदन कहकर स्वयं को क्या कहा है, सुगंध, पानी, पत्थर या फिर अनाथ। तो इसमें कर दोगे बिल्कुल क्या कर दोगे, पानी है वो राइट आंसर कर दोगे, वो ऑप्शन। ठीक है, अगला है, बड़े शब्द का अर्थ है बड़े, मतलब दुश्मनी होना, तीव्र गति होना, जलती हैं या फिर चारों ओर देखना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जलती है। ठीक है, जलती हैं, 100 ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका इसी प्रकार, उपयुक्त काव्यांश में कवि हरिदास ने ईश्वर के किस रूप का वर्णन है वो किया है, निराकार रूप का, साकार रूप का, चतुर्भुज रूप का, लौकिक रूप का। तो इसमें हो जाएगा निराकार रूप का। ठीक है, निराकार रूप का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, सोने में सुहागा होने का मुहावरे का अर्थ है, प्रथम वस्तु से द्वितीय वस्तु का अधिक महत्व होना, सोने का सुहागा से अधिक महत्व होना, किसी विशेष वस्तु में दूसरी वस्तु के मेल में उसी विशेष गुण का समावेश होना, जीवन में भगवान की प्राप्ति हो जाना। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा, प्रथम वस्तु से द्वितीय वस्तु का अधिक महत्व होना। ठीक है, अब हैं 2 प्रश्न और बचे हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो इजीली। पत्थर देवी तथा अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट को नहीं ठुकराती, यह कथन किसका है, तो ये कथन किसका है। ठीक है, तो ये तो किताब में से शायद है ना, टुन्नू का, किसका है, टुन्नू का, गो ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक को हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा किससे मिली, अखबार में छपे लेखक से, अपने मित्रों से, अपनी पत्नी से, या फिर हिरोशिमा की यात्रा के समय एक पत्थर पर उभरी मानव की छाया से। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ग हो जाएगा, हिरोशिमा की यात्रा के समय एक पत्थर पर उभरी मानव की छाया से। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए, और बाकी मैंने बता दिए सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, है ना, ये मैंने सब कुछ क्वेश्चन करवा दिए पहले। ठीक है, तो बाकी हम इस वीडियो को हमें समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फिर आप क्या करें, सीधा सर्च करें, टेलीग्राम ग्रुप में जाकर सर्च करें माई सक्सेस सेंटर। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। डिस्क्रिप्शन ओपन नहीं करना आता तो ये सर्च कर लेना। ठीक है, वहाँ पर भी आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है सर्च का। ठीक है, जिस प्रकार यूट्यूब पर मिलता है ना, यहाँ पर आप सर्च करते हो उसी प्रकार वहाँ पर भी मिलता है। ओके, बाकी हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।